आई विल मेक वन ऑफ द टॉप 6। लेकिन अगर बात करेंगे आज तो पहले 5 की बात करेंगे क्योंकि इनके बारे में लोग थोड़ा कम जानते हैं कंपेयर टू मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट, लेकिन आज पहले 5 की बात करूंगा मैं विथ योर परमिशन। सो जी सबसे पहला है मौर्य साम्राज्य। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य है क्योंकि उन्होंने इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी एस्टैब्लिश किया और इंडिया के भारत के बाउंड्री एक्सपांड किए बियॉन्ड जो आज में दिखते हैं। आज हमारे जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो काफी सीमित है और आर्टिफिशियल ड्रॉन बाउंड्रीज है। इन साम्राज्यों ने टू डिफरेंट इन डिफरेंट वेज हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री और हमारा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको काफी ज्यादा एक्सपांड किया अलग अलग डायरेक्शन में बियॉन्ड व्हाट वी कंसीडर टू बी इंडिया टुडे। इसके लिए और इसके बारे में कोई मोस्टली लोग जानते नहीं है, तो इसलिए इनकी बात करना चाहूंगा आज। जी। तो मौर्य साम्राज्य तो निश्चित रूप से जब मौर्य साम्राज्य का उल्लेख आएगा तो आज चाणक्य का उल्लेख तो अवश्य आएगा ही। और आज भी चाणक्य नीति और चाणक्य सूत्र जो हैं आज भी प्रासंगिक हैं। तो आप थोड़ा बहुत बताएं हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। जी, तो मौर्य साम्राज्य का जो बिगिनिंग है वो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद का है। तो एसेंशियली अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब हुआ था? आई थिंक 327 बीसी के आसपास हुआ था अलेक्जेंडर का अटेम्प्टेड इन्वेजन ऑफ इंडिया। उस समय नंद डायनास्टी, नंद साम्राज्य था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मगध में, बिहार, बंगाल उस जगह, और उनका काफी पावरफुल आर्म था। और अलेक्जेंडर ने इन्वेड करने का अटेम्प्ट किया भारत में और बहुत बुरी तरह से हार गया वो छोटे से डिस्ट्रिक्ट लेवल राजा के हाथों, पुरुषोत्तम, जिसको पोरस बोलते हैं ग्रीक्स। उसके बाद वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन उसके बाद नंद साम्राज्य बिखर गया और उसी जगह पर पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य शब्द कहाँ से आता है? अलग अलग थीरीज है। तो कहते हैं कि मौर्य एक पुराना फैमिली है लॉर्ड बुद्ध के समय का, और ये क्षत्रिय फैमिली ऐसा बोलते हैं। दूसरी बात, दूसरा थ्योरी है कि एक लेडी थी मोरा नाम की, उसका पुत्र था चंद्रगुप्त, के लिए उस मौर्य बोला गया। अलग अलग थीरीज है, वी डोंट नो फॉर श्योर किसका बेटा चंद्रगुप्त, लेकिन उसको ऑब्सक्योरिटी में से पुल किया विष्णुगुप्त चाणक्य जी ने, द ग्रेट विष्णुगुप्त चाणक्य, और उसको इंस्टॉल किया एज द किंग ऑफ पाटलिपुत्र। और फिर चंद्रगुप्त का मिलिट्री करियर शुरू हुआ, जिसके बारे में कोई ज्यादा पता नहीं है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर रूप में हम देखते हैं, लेकिन उसने बहुत क्विकली, बहुत जल्दी मिलिट्री कंक्वेस्ट किया ऑल अक्रॉस इंडिया और बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया उसने। एसेंशियली आज हम जिसको इंडिया बोलते हैं ऑलमोस्ट पूरा 80-90% उसका, और इट एक्सटेंड टू अफगानिस्तान, गांधार एंड समवेयर ईस्ट आल्सो। तो इतना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने बना लिया बहुत जल्दी थ्रू मिलिट्री कंक्वेस्ट, वेरी वेरी स्ट्रांग मिलिट्री कंक्वेस्ट। और फिर इन चीजों का मेंटर कौन, गाइड कौन था? विष्णुगुप्त चाणक्य थे, तो उनको गाइड करते थे उनके गुरु थे, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एवेंचुअली गाइड किया इस कंक्वेस्ट में। और उसके बाद सिर्फ कंकर करना, सिर्फ अपना टेरिटरी बनाना इट इज नॉट इनफ, उसको अच्छे से एडमिनिस्टर भी करना होता है। तो विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र प्रिंसिपल्स के अनुसार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया पूरे भारतवर्ष का। बहुत सारे हाईवे बनाए, बहुत बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेसी बनाया जो एक्चुअली एफिशिएंट था। पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक वर्क्स, हॉस्पिटल्स, और कल्चर पर बहुत सारा ध्यान दिया। कल्चर, लिटरेचर, यूनिवर्सिटीज, बहुत कुछ। सो इट वाज फुल फ्लेज्ड सिविलाइजेशनल स्टेट, इनक्रेडिबल, और बहुत अच्छा था वो। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का राज था जो अराउंड 297 बीसी चला। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना थ्रोन एब्डिकेट किया, उनका किला का हो गया, वो चले साउथ इंडिया, कर्नाटक में, जहां पर उन्होंने सल्लेखना कर दिया, मतलब वो जैन मुनि बनकर उनका निधन हो गया। और उसके बाद का बेट बिंदुसार आया। और बिंदुसार, हाँ एक चीज मैं क्या भूल, चंद्रगुप्त के टाइम पर दूसरा इन्वेजन हुआ था सर्कस नेटर का। तो सर्कस नेटर अलेक्जेंडर का एक बहुत वरिष्ठ जनरल था, सेनापति था। उसने इन्वेट करने को कोशिश किया भारत को, और चंद्रगुप्त ने उसको हरा दिया, लेकिन फिर उनका अच्छा रिलेशन हो गया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह कर लिया, तो दोनों रिलेशन बन गए, और उसने सेल्यूकस से काफी सारे टेरिटरीज ली ऑफ कोर्स, बिकॉज़ वो हरा था। और फिर उनके अच्छे रिलेशंस हो गए, उसको 500 हाथी दिए फाइट करने के लिए, तो फिर इंडिया और ग्रीक किंगडम के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, काफी कॉर्डियल, वॉर फ्रेंडली रिलेशनशिप। और जब बिंदुसार आया एज द किंग ऑफ इंडिया, तो उसका भी बहुत अच्छा रिलेशन था विद एंटियोकस, सेल्यूकस का बेट था, और बिंदुसार ने काफी अच्छा एडमिनिस्टर किया भारत को। उसके बाद बिंदुसार का बेटा आया अशोक। तो अपेरेंटली बिंदुसार के 98 या 100 पुत्र थे, कम 100 पुत्र थे उसके अपेरेंटली। और अशोक उसमें उनमें, जी जी जी, तो अशोक में से एक पुत्र था, लेकिन अशोक बहुत ये था, क्या कहते हैं, बहुत ही एम्बिशियस था, एम्बिशियस। तो ऐसा कहा जाता है चंड अशोक के बारे में, बुद्धिस्ट सोर्स में, दूसरे सोर्स में भी, कि बहुत क्रूर आदमी था। उसने सारे के सारे अपने भ्राताओं की हत्या करी, कुछ भाग गए शायद, लेकिन मोस्टली की हत्या कर दी उसने, और वो भारत का महाराजा धीरज बन गया, एम्पर बन गया। और इनिशियली ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही क्रूर था, बहुत सारे उसने अट्रोसिटीज किए अलग अजीत लोग पर, बुद्ध और बहुत सारे लोग पर, जिसने भी उस पॉलिटिकली ऑपोज किया था। और फिर उसने साउथ में कलिंग और चढ़ाई कर दी, विच इज वेरी फेमस, कलिंग वॉर, और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। और फिर कहते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने कि ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे सबसे पहले अपने साम्राज्य और एक्सपांड कर दिया, और फिर वो बिल्कुल पीसफुल बन गया, और फिर अहिंसा की बात करने लगा उसने। और अशोक की बात है कि वो उसका प्यार बहुत अच्छा था,
पब्लिक रिलेशन, क्योंकि उसने हर जगह अपने स्तंभ बना दिए, एटलीस्ट 14 मेजर इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन। अगर आप अफगानिस्तान में जाए, अगर आप पेशावर गांधार में जाए, बॉर्डर ऑफ ईरान में जाए, आप ईस्ट में जाए बंगाल साइड, अगर आप साउथ में जाए, हर जगह उसके स्तंभ मिलते हैं आपको। ये महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। और उसके उन स्तंभों पर ये सब अशोक के प्रिंसिपल, मोरल और एथिकल प्रिंसिपल के बारे में लिखा जाता है, और उसने क्या अचीव की है दैट। सो इसके कारण से एटलीस्ट एक अच्छी बात है कि मालूम पड़ता है कि इंडिया का साम्राज्य कितना बड़ा था, उसके बाउंड्री समझते हैं। और अशोक के काफी अच्छे क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक हालाँकि रिलेशन थे। अशोक का जो इतिहास है वो थोड़ा-सा विवादास्पद है। जो अब जी, लेटेस्ट जो भी रिसर्च आई है उसमें ये पता चल रहा है कि वो तो कलिंग वॉर से पहले ही वो बौद्ध बन चुका था, और उस समय बौद्ध, जैन और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा होता। लेकिन इस व्यक्ति ने वो एक, जिसको कहते हैं कि धर्मांधता आरंभ की, और बौद्ध बनने के बाद इसने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। और आश्चर्य की बात ये है कि ये जो सारी अहिंसा की बातें सबसे मिलती हैं, लेकिन कलिंग में जो वहाँ पर उसका भुवनेश्वर में ही जो स्तंभ है, जो एडिक्ट है, वहाँ पर वहाँ पर कुछ नहीं है। उस एडिक्ट में कोई हिंसा की बात नहीं है। तो वहां पर अहिंसा की बात नहीं संजीव है। संजीव सान्याल को आपने सुना होगा, फ्रांसोis बथियर और कई सारे लोग जो लिख रहे हैं कि अशोक का जो पूरा इतिहास है वो भी मैन्युफैक्चर्ड है, वो भी ब्रिटिश द्वारा। और उन्होंने, और ये निश्चित हो गया कि अशोक ने जो पहली बार वो काम किया, जो जिस प्रकार से उसने एक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ किया और लोगों पर बंदिशें लागू करने का प्रयास किया। एक सेक्ट होता था जैनों का, आजीविका, उनकी हत्या करवाई, और वो तो कलिंग वॉर के बाद की बात है। और उसके समय पर विघटन आरंभ हो गया, उसके कारण विघटन आरंभ हो गया। ये अब लेटेस्ट जो भी आ रहा है अशोक के बारे में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका जो परिवर्तन हुआ था टू द बुद्धिस्ट धर्म, वो कलिंग वॉर के कुछ वर्ष पहले ही हुआ था। और तो मतलब ये जो हृदय परिवर्तन और कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, इट इज नॉट बिकॉज़ ऑफ वॉर एंड ऑल दैट, वो पहले से ही हुआ था, और बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, काफी सारा पॉलिटिकल रीजन उसके। और उस बहुत सारा सब ऑपरेशन किया था जीवियों का, जैसे जैसे आप कहा। तो उसका इतिहास से उसको इस तरह से मोल्ड किया गया है, बिकॉज़ ब्रिटिश प्रोजेक्ट था कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को डिवाइड करना है। उन्होंने उन्होंने सक्सेसफुली रिपोर्ट किया है कि बुद्धिज्म सेपरेट रिलीजन है। बुद्धिज्म कभी सेपरेट रिलीजन नहीं था, इज वन ऑफ द मेन फिलोसॉफिकल स्कूल थॉट्स ऑफ हिंदुइज्म। लेकिन ब्रिटिश ने ये इंप्रेशन ऐसा खड़ा कर दिया है, और आज सब मानते हैं कि बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म अलग धर्म है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो उसके लिए ये अशोक का प्रोजेक्ट था कि अशोक ऐसा दिखाओ कि पहले वो हिंदू था, फिर ये ये हृदय परिवर्तन के बाद बुद्धिस्ट बन गया, ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पहले से ही बुद्धिस्ट था, कुछ वर्ष पहले उसने बौद्ध धर्म का क्या बोलते हैं उसका, उसके प्रीसेप्ट का पालन करना शुरू कर दिया। और जैसे आपने कहा कि जो कलिंग में उसका जो स्तंभ है, उसमें अहिंसा की कोई बात नहीं है, वहां पर उसने ऐसा नहीं किया। सो उसका प्यार बहुत झांकी होना चाहिए सबसे एक। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका प्यार बहुत टारगेटेड था। प्यार बहुत टारगेट। यस, तो ये बात है अशोक की। तो फिर अशोक का भी मतलब उस इटली से बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, उसने एक्सपांड किया थोड़ा सा। और अशोक के निधन के बाद, उसका निधन कुछ 230 ईसी के आसपास हुआ था। उसके बाद 4-5 काफी वीक, काफी इनसिग्निफिकेंट किंग्स आए, दशरथ, सम्राति, शाही, शुक एटसेट्रा। और फिर जो लास्ट मौर्य किंग था, बृहद्रथ शायद उसका नाम था, उसकी हत्या, जी उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने, जो उसका सेनापति था। उसके बाद शुंग साम्राज्य शुरू हुआ, और ये शायद उचित था, क्योंकि वो बहुत वीक किंग था और भारत पूरा बिखर रहा उस समय। तो पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करी ड्यूरिंग मिलिट्री इंसेक्शन, फील्ड इंसेक्शन। और पुष्यमित्र शुंग नया महाराज बन गया बाद का, लेकिन उसने टाइटल सेनापति का ही रखा, और फिर उसने वापस इंडिया को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी। तो मौर्य साम्राज्य, इट इज बिटवीन 321 बीसी टू 185 बीसी, अप्रोक्सीमेटली डेढ़ सदी के आसपास का है। लेकिन उस समय बहुत बड़ा पॉलिटिकल यूनिटी था भारत का, और काफी सारा कल्चरल रेनेसांस, कल्चरल एक्टिविटी सब हुआ। तो इट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट एम्पायर दैट नो ऑफ। उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे बड़े साम्राज्य हुए होंगे, लेकिन उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। दैट इज एंड ऑफ द मॉडर्न साम्राज्य, द फर्स्ट एम्पायर, द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ इंडिया that we have actual evidence of. Right. And so we move on to the second one. Yes, the second empire is the कुषाण एम्पायर। अब कुषाण एम्पायर को बहुत लोग बोलते हैं कि ये फॉरेनर्स थे, राइट? क्योंकि कुषाण आए तो सेंट्रल एशिया से, ईस्ट सेंट्रल एशिया, जो आज का जो चाइनीज शिजियांग, चाइनीज ऑक्यूपाइड शिनजांग, वहां से उनका इन्वेजन हुआ इंडिया में। उनका इन्वेजन का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज जो चाइना है इतना बड़ा, वो एक्चुअल चाइना नहीं है। हन प्रदेश तो बहुत बिल्कुल ईस्ट में है, दैट इज द रियल चाइना, दैट इज द रियल हार्टलैंड ऑफ द हन पीपल। जो आज का जो शिनजांग रीजन है, वहां पर 2500 वर्ष पहले वहां पर हुन लोग रहते थे। हुन लोग, वहां पर ये तुषार लोग रहते थे, जिसको कुशन कहते हैं, और उसके थोड़े वेस्ट में शक लोग भी रहते थे। पूरा इंटेलिजेंस की क्या था। तो ये हुन लोग अचानक से बहुत आक्रामक बन गए, उन्होंने बहुत बहुत मिलिट्री एक्टिविटी शुरू करी। तो कुषाण वहां से भागने लगे। ये कुषाण कौन थे? ये तुषार लोग थे। महाभारत उनको तुषार आ गया है। आज इंग्लिश में उनको टोकायंस कहते हैं, बिकॉज़ तुषार नाम यूज करना चाहते, उसको वेस्टर्नाइज करना चाहते, उसको तुषार को टोकायन बना दिया है। तो ये टोकायन लोग के डिसेंडेंट्स थे। इसको ये चाइनीज लोग यूची बोलते थे, यूची। दोज आर कुशन्स।
अब ये जो हुन थे बिल्कुल ईस्ट में, वो बहुत आक्रामक बन गए, उनका काफी मिलिट्री एक्सपेंशन होने लगा, तो कुशान वहां से वेस्टवर्ड्स भागने लगे। तो कुशान वेस्ट गए, तो ये शक लोग थे उनके वेस्ट, वो भी भागने लगे कुशान से, क्योंकि कुशान वेर पावरफुल सिथियंस। तो ये शक भागे वहां से और इंडिया में आ गए। वहां से शुरू होता है कि इंडो सिथियन इन्वेजन, सिथियन इंवेजन ऑफ इंडिया। ये सिथियन लोग इंडो ओरिजिन के ही थे, उनके ब्राउन आईज थी, डार्क हेयर था, ब्राउन स्किन था। तो इन्होंने इंडिया में आक्रमण किया, इन्होंने इंडिया थोड़ा बहुत अपना साम्राज्य बनाया। उसके एक 100 साल के बाद कुशान आए, क्योंकि वो हुन से भाग रहे थे, तो कुशान के इन्वेजन शुरू हो गए भारत में। उन्होंने शुरुआत की गांधा से, राइट? उनका जो सबसे पहला मेजर किंग जो है, जो पहला सबसे मेजर महाराज जो है, उनका नाम था कुजुला कसा। ये अराउंड 30 AD के आसपास 50 साल तक उन्होंने राज किया। उनका सबसे पहला काम था कि छोटे-छोटे कुशान प्रिंसिपलिस थे, उनको यूनिफाई किया उन्होंने। सबसे पहले लड़ाई अंदर हुई और पूरे कुशानों को उसने यूनिफाई किया, और फिर अफगानिस्तान गांधा में उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया। उनके पुत्र का नाम था वीमा ताको, वो भी काफी इंटरेस्टिंग किंग थे। उन्होंने थोड़ा ये काम और आगे गया, थोड़ा और साउथ में आए, फ्रॉम नॉन गांधार टू सब गांधार, अराउंड 90 AD आसपास उनका जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम था वीमा कल्पिश, वो कुछ 10-15 साल के आसपास उनका साम्राज्य हुआ छोटा मोटा। उसके बाद उनके पुत्र आए कनिष्क। अब कनिष्क को हम कहते हैं कनिष्क द ग्रेट, गुड रीजन। तो कनिष्क वाज अ मिलिट्री एडवेंचर। उन्होंने पूरा नॉर्दर्न भारत को फटाफट क्विकली, थोड़ा साउथ भी उनका साम्राज्य हुआ। उसके बाद वो नॉर्थ फिर गए, वेस्ट गए, आधा सेंट्रल एशिया कवर कर लिया। उसके बाद ईस्ट गए और पूरा तुषार प्रदेश जो था वो, अब उसमें उस समय चाइनीज आ गए, उनको हरा दिया, पूरा तुषार प्रदेश ले लिया। तो उनका जो एम्पायर था वो अरावल सी से कैस्पियन सी तक था, और पूरा शिनजांग, तारिम रिवर बेसिन, तकलामा डेजर्ट पूरा था, और पूरा नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया। और ये बहुत ही कल्चरली एक्टिव व्यक्ति थे कनिष्क। उन्होंने बहुत सारा, उन्होंने ऐसा, उनको हिस्टोरियन कहते हैं कि ये एक बुद्धिस्ट किंग है, लेकिन उन्हें जो कॉइन्स उसमें 5% ही बुद्धिस्ट कॉइन्स है, जैसे बुद्ध का चिन्ह है, बाकी कॉइन्स पर शिव के सिंबल से और अलग-अलग देवी देवताओं के सिंबल से। सो ही वाज इंडियन गाय, कल्चरली सिविलाइजेशनली 100% इंडियन। और उन्होंने बहुत सारे मिशन भेजे, उसको आज क्रिश्चियन बोलेंगे मिशनरीज। उन्होंने मिशंस भेजे, ट्रेड मिशंस एंड कल्चरल मिशंस टू चाइना, टू ग्रीस, टू सेंट्रल एशिया, हर जगह। और उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म हर जगह फैला, वेरी वेरी एक्टिव। मतलब उन्होंने एसेंशियली पूरा एरिया ऐसा काउंट कर लिया सिविलाइजेशनली, कल्चरली, थ्रू हिज एमिसरीज। तो यहाँ से शुरू होता है चाइना का इंडियन इन्फ्लुएंस। चाइना में आज बहुत बहुत इंडियन इन्फ्लुएंस है, अगर वो मानते नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज देयर। तो इसकी शुरुआत हुई कनिष्क से। उसने बहुत सारे धर्म गुरु भेजे चाइना में, जिसमें बौद्ध धर्म वाले भी थे, वैदिक मास्टर्स भी थे, ध्यान मास्टर्स, बहुत ये सब कनिष्क ने किया। Very significant king. He was not a foreigner. He was born in India and was culturally Indian. So that is the thought. उसके बाद बहुत सारे अलग-अलग छोटे-छोटे कुषाण सम्राट आए, हुबिश का आए, वासुदेव द फर्स्ट, कनिष्क द सेकंड, वशिष्ठ का, ऐसे आए। और अब 350 CE, 350 AD आसपास फिर ये कुषाण एम्पायर भी धीरे-धीरे डिसिपेट हो गया एज एम्पायर्स। तो उनका ये कितने साल चला लगभग? ये अप्रॉक्सीमेट 350 साल चला कुषाण साम्राज्य। जी हाँ, ये इस समय बातें हैं कि कुमार जीव जो थे वो चीन गए, और कुमार जीव के जी, कारण वहाँ बौद्ध धर्म फैला, और इसको आज ज़ेन कहते हैं। वो ध्यान का ही अपभ्रंश है। जी। जो ज़ेन परंपरा है वो ध्यान का ही अपभ्रंश है, वो बनी हुई है। तो ये 350 वर्ष लगभग चली है। इसके बाद फिर आप अगला कौन सा लेते हैं? उसके बाद अगला साम्राज्य है गुप्ता साम्राज्य। गुप्ता साम्राज्य को हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंडिया गोल्डन एज था। तो इसके बारे में थोड़ा देते हैं। तो गुप्ता साम्राज्य मगध में शुरू होता है। मगध मतलब आज का बिहार, थोड़ा बहुत बंगाल, राइट? वहां से शुरू हुआ है। तो उनका जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट महाराज किंग जो है, उनका नाम था श्रीगुप्ता। तो ये लेट 3rd सेंचुरी में, अराउंड 280 इसी के आसपास, उनका एक छोटा सा राज्य था मगध में। उनका नाम था श्रीगुप्ता। उन्हें कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट किया नहीं, लेकिन उनका एक साम्राज्य, एक छोटा सा राज्य था मगध में। उनका पुत्र था घटोत्कच, जो वो भी कुछ लेट 3rd सेंचुरी में ही था, टिल द बिगिनिंग ऑफ द 4th सेंचुरी। तो घटोत्कच अभी एक स्टेबल राज्य स्थापित किया था, और उसने कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट काम नहीं किया। घटोत्कच पुत्र चंद्रगुप्त द फर्स्ट, चंद्रगुप्त, ये आया 319-320 AD के आसपास, और उसने मिलिट्री एक्सपेंशन शुरू कर दिया। तो उसने वेस्ट में एक्सपेंड किया, ईस्ट में एक्सपेंड किया, पूरा बंगाल ले लिया, उत्तर प्रदेश लिया, प्रयाग तक उसका राज्य था, और उसने काफी सारा एक्सपेंड किया अपना टेरिटरी। और उसने आई थिंक विवाह किया था कि लिच्छवी प्रिंसेस के साथ, जो काफी पुराना फैमिली है। तो उससे उसका प्रेस्टीज बढ़ा, उसका पॉलिटिकल कांटेक्ट बढ़े, और उसने काफी सिग्निफिकेंटली लार्ज साम्राज्य बना लिया। अब उसका बेटा था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का एक स्पेशल बात है कि उसका पूरा जीवन एक स्टैंड मिलिट्री कैंपेन था। That's it. शुरू से अंत मिलिट्री कैंपेन, हर जगह उसने एक्सपेंड किया। उसने आते ही सारे आजू बाजू जो राज थे सबको अटैक कर दिया, सब उड़ा दिया। उसका मिलिट्री एक्सपेंशन इतना जल्दी, इतना फास्ट हुआ कि सब डरे भारत में। उस समय अभी कुछ गांधार में कुशाण किंग्स है छोटे मोटे, उन सब के दिया आप हमारे सराट हो, हम आपको मानते, हम आप टैक्स देंगे।
पूरे बंगाल में और पूरे नेपाल में हर जगह सभी ने उसको समुद्रगुप्त को अपना महाराज माना, महाराजाधिराज। श्रीगुप्त, घटोत्कच ये दोनों महाराज थे, लेकिन चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त महाराजाधिराज थे, मतलब एम्पर्स थे। तो समुद्रगुप्त ये काम किया और उसने फिर ऑलमोस्ट पूरा भारत अपने अपने अंदर ले लिया। उसने साउथ में भी आक्रमण किया। इट वाज अ नेवल एक्टिविटी, नेवल एक्सपेंशन प्लस इन्फेंट्री एक्सपेंशन, और उसने मदुरै तक पूरा सन भारत भी कवर कर लिया। समुद्रगुप्त वाज अ मिलिट्री जीनियस, और ये अपना पूरा जीवन उन्होंने, समुद्रगुप्त ने, विष्णुगुप्त चाणक्य के प्रिंसिपल्स पर स्पेंड किया। दैट्स इट। एक्सपांड एक्सपांड एक्सपांड। इफ यू आर उन्होंने मिलिटरी ये स्ट्रांग मच उसमें जो शक जो आए थे ये साइरियन से, इनको भी हरा के गाया था। ये खास तौर से जिसका ये मेहरकुल इसकी बात करते हैं, सो मेहरकुल को भी उन्होंने हराया था, और मेहरकुल को बारा बाकी वो फिर बाद में कश्मीर में छुआ था और वहाँ फिर उसका अंत हो गया था। ये भी मेहरुल एक बाद आता है। मेहरुल एक्चुअली हुन था। एक्चुअली मेहरुल जो है वो बाद में आता है। वो ही वाज अ हुन, वो स्कियन नहीं था। स्किथ मतलब उस समय गुजरात में स्किथियन राज था, रुद्रदमन एटसेट्रा, ये लोग ये स्किथियन थे। हुन आर अ टर्किक पीपल, दे आर डिफरेंट एथनिसिटी। स्किथियन भारत की एथनिसिटी ही है, हुन एक अलग एथनिसिटी है। इस समय जब समुद्रगुप्त ने पूरा एक्सपांड किया था, तब उसने स्किथियंस जो इंडो स्किथियंस जो छत्र थे, महाक्षत्र गुजरात के, उनको रहने दिया था उसने। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया एज द सुपीरियर, द सोवरेन किंग ऑफ इंडिया, एज द एम्परर। वो समुद्रगुप्त को टैक्स देते थे हर साल। तो इसके लिए उसने उनका साम्राज्य रहने दिया था। बिकॉज़ ही वाज पॉलिटिकली प्रैग्मेटिक, आप हर जगह जाकर वेट नहीं सकते। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेट कैसे करोगे? यू एबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ही यूज्ड ऑल स्मॉल थिंग्स एज लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, दे ऑल पेड टैक्स टू हिम। तो ये उसका पॉलिटिकल पॉलिसी था। इट वाज वेरी गुड, वेरी प्रैग्मेटिक पॉलिसी। उसने साउथ इंडिया पूरा कॉन्कर कर लिया। वहां के भी किसको पहले उस बंदी बनाया, फिर उनको रीइंस्टेट किया कि आप मेरे लिए अब रूल करोगे, यू आर माय गाइज नाउ। तो इसका ये पॉलिसी था। दैट इज हाउ ही कॉन्कर्ड ऑल ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त, वेरी गुड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद उसका पुत्र आया है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने और एक्सपेंड किया भारत को। ये इनकी उसने क्या राजधानी उज्जैन कब शिफ्ट हुई? ये मुझे एग्जैक्टली याद है, मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन इनका ओरिजिनल राजधानी पाटलिपुत्र ही था। जी हाँ, लेकिन बाद में उज्जैनी में शिफ्ट हुए। विशेषकर जी जी सिंह समय तो बिल्कुल प्रसिद्ध बताते हैं कि सब जी उज्जैनी जी, ही थे। कहीं ये अराउंड दैट टाइम, मुझे वो लिखना पड़ेगा डिटेल्स, लेकिन आई एम गिविंग द बिग पिक्चर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का भी राजधानी तो उनकी उज्जैनी ही बताई थी। नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ। तो उसके समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र आए चंद्रगुप्त द सेकंड। तो उन्होंने और एक्सपांड किया भारत को। उन्होंने वेस्टवर्ड अश्वमेध यज्ञ किया। तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ फिर से शुरू किया। कुछ सदियों से बंद था वो अश्वमेध यज्ञ, कुछ सदियों से किसी ने किया नहीं था अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त ने शुरू किया था वापस वो राज। उसके बाद चंद्रगुप्त टू, उसका पुत्र था, उसने भारत को वेस्टवर्ड एक्सपेंड किया। उसने पूरा सिंध ले लिया, उसने पूरा गुजरात पे ले लिया। उन्होंने वो जो उसके समुद्रगुप्त ने जो स्किथियंस थे, इंडो स्किथियन महाक्षत्रप, उनको रहने दिया था, उनको एज एज किंग्स रहने दिया था। चंद्रगुप्त टू जो पुत्र था, उसने उस साम्राज्य में पूरा ले लिया। उससे क्या हुआ कि उस समय गुजरात में बहुत सारे पोर्ट्स थे, हार्बर थे, जो स्किथियंस कंट्रोल करते थे, और वहां से इंडिया का ट्रेड था विद इजिप्ट, विद रोम, विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। बहुत ही लुक्रेटिव ट्रेड था भारत का। तो चंद्रगुप्त टू ने वो अपने कब्जे में कर लिया, और फिर उसको इतना बड़ा रेवेन्यू सोर्स मिल गया बिकॉज दैट। उसके बाद वो सिंध में गया, सिंध को कॉन्कर कर लिया। फिर वो नॉर्थ गया, उसने बल्ख, बहालिक को कॉन्कर किया। बहालिक मतलब आज गांधार, आज ख्वारिज़्म जो कहते हैं, सेंट्रल एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, उतना एक्सपांड कर दिया चंद्रगुप्त सेकंड ने। वेरी वेरी पावरफुल किंग। उसके बाद उसका पुत्र आया कुमारगुप्त, जो कुछ 40 साल राज किया, बहुत स्टेबल राज, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उसके साम्राज्य के टाइम पर क्या हुआ कि हुनिक इन्वेजन शुरू हो गए भारत के। तो ये जो हुन थे, जिन्होंने शांत भगाया था, ये हुन उस समय रोम पर आक्रमण करते, और उसमें इंडिया में भी आक्रमण शुरू किया उन्होंने। तो बाद में उन कहते थे श्वेत हुन, श्वेत हुन। उनके जो किंग थे ये तोरामन, मिहिरकुल एक्सेट्रा। तो उस समय ये लोग गांधार में ऑलरेडी स्थापित हो गए थे कुमारगुप्त के समय पर, और उन्होंने बार बार बहुत पावरफुल इन्वेजन के भारत के। और उस समय इंडिया का पूरा जो फ्यूचर था बैलेंस में था। लेकिन कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त, बहुत यंग था, लेकिन बहुत ही एबल मिलिट्री पर्सन था वो। तो उसने बार बार वो इन्वेजन को रिपील किया, डिस्ट्रॉय किया, डिफीट कर दिया। फिर कुमारगुप्त कुछ 80-90 वर्ष के उम्र में उनका दिन हो गया, और उनके पुत्र चंद्रगुप्त ने हमारा का हाथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, और फिर से हुनिक इन्वेजन शुरू हो गए। और चंद्रगुप्त ने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं इनको हरा दूंगा। मैं खाना एक प्लेट में नहीं खाऊंगा, एक पत्ते खाऊंगा, और मैं बिस्तर पर नहीं होऊंगा, जमीन पर होऊंगा, लेकिन जब तक को हरा नहीं हूं, मैं ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करूंगा। तो उसका पूरा लाइफ उसने उसको उनसे लड़ाई की और उनको हराया। लेकिन उसका पूरा जो करियर था वो डिफेंस करियर, ही वाज प्रोटेक्टिंग इंडिया फॉर द इन्वेडर्स। तो उसका पूरा करियर इसमें किया। और फिर एम्पायर के फाइनेंसेस थोड़े डगमगा गए बिकॉज़ ऑफ ऑल दीस फॉरेन इंवेजंस। उसके बाद जो आते हैं बाकी गुप्ता एम्पायर्स, पुगुप्ता, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त एक्सेट्रा, ये सब छोटे-छोटे इनसिग्निफिकेंट एम्पायर्स थे, छोटे-छोटे इनसिग्निफिकेंट किससे, स्कंदगुप्त के बाद हुनिक इन्वेजन सक्सीड हो गए, राइट। तो सबसे पहला वो तोरमन था, किंग था, फिर मिहिरकुल बहुत बड़ा आदमी था, ही वाज मिहिरकुल वाज एन एथियस्ट। ये जो हुन थे जिन्होंने गांधार पर आक्रमण किया, ये सब हिंदू थे, दे वर ऑल प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडियन कल्चर। लेकिन जो मिहिरकुल था वो बहुत बुरा आदमी था, ही वाज एन एथियस्ट, वो किसी भी कल्चर में मानता नहीं था, और वो बहुत क्रूर था। तो उसको स्कंदगुप्त हराया था। उसके बाद छोटे-छोटे एम्पायर्स आए गुप्ता साम्राज्य के, लेकिन वो हुनिक इन्वेजन को रोक पाए। आगे इंडिया में
और उन्होंने एसिमिलेटेड दिन इन कल्चर, उन्होंने फॉरेन कल्चर इम्पोज नहीं किया भारत, तो अपना राज्य स्थापित किया। तो थोड़े थोड़े हमें के एक सदी के हुडनी किंगडम थे और वो सभी गायब हो गए। तो फिर गुप्ता साम्राज्य अराउंड 558 के पास इवेंचुअली डिसिप होता है, खत्म होता है। सो दैट इज द एंड। गुप्ता साम्राज्य का अगर बात करें तो कुछ 3 सदी के आसपास चला, 270 to 80 years के आसपास। इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्रिलियंट गोल्डन एज, लॉट ऑफ कल्चरल फ्लोरेसेंस। स्कंदर गुप्ता वाज ग्रेट पोएट, वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन, उसने बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स को, म्यूजिशियंस को, आर्टिस्ट को पैट्रोनेज दिया और इंडिया कल्चर बहुत बड़ा उस समय। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर। जी, अब चलते हैं अगले पे। तो अगला एम्पायर जो है वो काकोट एम्पायर, जिस बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इट इज सिग्निफिकेंट वन। यस। काकोट एम्पायर, काकोट एम्पायर कश्मीर से शुरू हुआ। तो क्या होता है कि अराउंड मिडिल ऑफ 7th सेंचुरी एक कश्मीर में एक राजा था जिसका नाम था दुर्लभ वर्मन। दुर्लभ वर्मन कश्मीर में उसका राज्य था, थोड़ा पंजाब में भी था। सो ही वाज अ गुड किंग, वाज अ रीजनेबली पावरफुल किंग। उसके बाद उसका पुत्र आता है प्रतापादित्य, जिसने एक अच्छी नगरी, प्रताप नगरी ऐसा कुछ नाम उसका, कश्मीर में उसका स्थापन किया। फिर प्रतापादित्य के बाद आए अराउंड 8th सेंचुरी बिगिनिंग में उसका पुत्र चंद्रपीड, बहुत ही धार्मिक किंग था, बहुत अच्छे अच्छे उसने काम किए। वो कुछ 8-9 साल उसने राज किया, फिर उसकी हत्या कर दी उसके उसके ही भाई ने, जिसका नाम तारापीड। तारापीड बहुत बुरा आदमी था, वो कुछ 4 साल राज किया, फिर पता नहीं इसका निधन कैसे हुआ। और फिर उसका उसका और भाई था जिसका नाम था ललितादित्य। ललितादित्य अराउंड 724-25 के आसपास एडी उसने राज्य संभाला, बिकेम किंग। और उसने शुरुआत में ही तिब्बत पर आक्रमण दिया, भूत प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और पूरा कब्जा कर लिया। और फिर उसने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए और उसने भूत प्रदेश तिब्बत पर आक्रमण किया, उसने उसको अपने एम्पायर का हिस्सा बनाया। वो साउथ में आया और ईस्ट में गया, उसने मगध पर इन्वेजन कर लिया, बंगाल पर इन्वेजन कर लिया, अंग प्रदेश पर। फिर वो साउथ चालुक्य को हरा दिया, साउथ को ले लिया। फिर वेस्ट में गया, गुजरात को भी लिया उसने। और फिर सिंध में चला गया, वहां पर उसने आई थिंक अरब को भी हराया। सिंध में अरब का थोड़ा प्रिंट लगा था, तो सिंध को भी उसने अपने कब्जे में लिया, अरब को भी हटाया वहां से। और फिर वापस वो नॉर्थ गया और आई थिंक फिर उसने सेंट्रल एशिया को भी काउंट कर लिया। ये भी समुद्रगुप्त जैसा आदमी था, पूरा उसका जीवन एक मिलिट्री कैंपेन था, वेरी वेरी एक्सपांशिस्ट किंग। और उसने भी काफी सारे अच्छे काम किए। उसने वो मार्तंड सूर्य मंदिर बनाया कश्मीर में, जो बाद में वो टेररिस्ट तोड़ दिया एंड सो ऑन। लेकिन उसका भी बहुत बड़ा एम्पायर था, वेरी पावरफुल। सिकंदर बुश का थोड़ा था, ही वाज ओरिजिनल टेररिस्ट। Yes, original टेररिस्ट, एब्सोल्युटली, यस। तो हाँ, यस। सो ललितादित्य वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली विगरस मिलिट्री कैंपेन, बहुत एक्सपेंशन था और उसने इंडियन फुटप्रिंट बहुत 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 बड़ा बना दिया, स्पेशली इनटू इंडिया। इस थोड़ा विवाद करते हैं कुछ स्टोरीज, क्योंकि वो चाइनीज टांग डायनेस्टी क्रॉनिक्स है, उनमें कह रहे हैं कि ललितादित्य वाज और वासल। चाइना तो ये हर किसी के बारे में बोलता है, व्हाई शुड वी टेक हिम एट फेस वैल्यू। सो उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे विद चाइना, and the Chinese were portraying the Indian king as one of the vassals, which is not true. He was the master of Tibet, master of Central Asia, and master of much of India. So that is the significance of Lalitādiत्य Muktapida। वो उसने अराउंड 760 AD तक राज का, बहुत पावरफुल किंग। उसके बाद कुछ 100 साल तक और चला कारको एम्पायर, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे किंग्स आए। ऑलवेज देयर इज राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। फिर उसके डिसेंडेंट्स आए, वज्रादित्य, पृथ्वीपालदित्य, जयपीड एटसेट्रा। और फिर अराउंड 840 AD के आसपास ये साम्राज्य भी धीरे धीरे डिपीट हो गया। तो इस साम्राज्य का ड्यूरेशन था अराउंड 220 इयर्स के आसपास, 220 वर्ष के आसपास। और अब हम चलते हैं उस साम्राज्य के पास जो कि भारतीय इतिहास में बहुत सबसे लंबा है। जी, तो दैट इज चोला एम्पायर। तो चोला डायनेस्टी जो है वो एक सिग्निफिकेंट डायनेस्टी थी ड्यूरिंग द संगम ईरा। संगम ईरा इज अबाउट 300 BC 200 BC, ड्यूरिंग द मौर्यन एंड पुष्यमित्र शुंग ईरास, उस समय की डायनेस्टी। तो उस समय वो एक सिग्निफिकेंट डायनेस्टी थी। उसके बाद वो चलते रहे, लेकिन बहुत ही छोटे हो गए और काफी काफी ऑब्सक्योर हो गए। सो देयर वाज लोकल रीजनल रूलर्स, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल रूलर्स, लेकिन वो लीज चलता रहा चोला सा फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी सेंचुरीज। इफ यू गो टू द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, अराउंड 850 AD के आसपास, तो चोला एम्पायर का सबसे पहला जो राजा माना जाता है, तो दैट इज अ गाय कॉल्ड विजय, उसका नाम विजयालय चोला। तो अराउंड 850 के आसपास उसका साम्राज्य हुआ था। ही वाज वासल ऑफ द पल्लवास। तो उसने एक अच्छा रीजनेबली लार्ज एक छोटा सा किंगडम स्थापित किया था, काफी स्टेबल था वो। फिर उसका पुत्र आता है आदित्य द फर्स्ट, अराउंड 870 AD के आसपास। उसने क्या किया कि उसने पल्लव को हाकर इंडिपेंडेंट बन गया। तो फिर से चोला साम्राज्य इंडिपेंडेंट किंगडम बन गया आदित्य चोला के समय पर 870-900 के आसपास। उसका पुत्र था परंडका फर्स्ट, उसने पांड्यास को हरा दिया। उसने काफी एक्सपांड किया, उसने अपने साम्राज्य को पूरा साउथ इंडिया में स्थापित कर दिया, नॉर्दर्न श्रीलंका में भी। उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया, नॉर्थ श्रीलंका अपने साम्राज्य ले लिया। लेकिन फिर उसको राष्ट्रकूट ने हरा दिया। तो राष्ट्रकूट ने उसको हराया, फिर साम्राज्य फिर से छोटा हो गया, काफी वीक हो गया। और उसका निधन हुआ अराउंड 935 AD के पास। और उसके पुत्र का नाम था राजादित्य चोला। धीरे धीरे काफी सारे छोटे छोटे किंग्स आए, लेकिन ये सब इंडिपेंडेंट तो थे ही। फिर एक सुंदर चोला नाम का किंग था अराउंड 960-990 के आसपास। उसका पुत्र था राजराज फर्स्ट, राजराज चोला फर्स्ट। राजराज चोला भी
लाइक समुद्रगुप्त, लाइक ललित आदित्य, ही वाज अ मिलिट्री एक्सपेंशनिस्ट। उसने पूरा आर्मी रीऑर्गेनाइज किया, पूरा कुछ स्ट्रक्चर किया, फिर तो मिलिट्री एक्सपेंशन, तो उस फिर से पूरा साउथ इंडिया को कॉन्कर कर लिया, श्रीलंका को कॉन्कर कर लिया और अच्छे रिलेशंस की सबके साथ। उसने द्वीप और सुमात्रा की शैलेंद्र डायनेस्टी के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना लिए। उसने आई थिंक उड़ीसा कलिंगा को कॉन्कर किया, बंगाल तक ही उस फुट पहुंच गया। तो अब उसने काफी सारा चोला एम्पायर एक्सपांड किया और स्टेबल और स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया। अब इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेकंड डेकेड ऑफ द 7th सेंचुरी, आई थिंक 1012 एडी के आसपास, उसने अपने पुत्र राजेंद्र को अपना युवराज घोषित किया और तब से राजेंद्र इन्वॉल्व हो गया इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। और राजेंद्र चोला वो नेक्स्ट किंग ऑफ द चोला, नेक्स्ट एम्पर ऑफ द चोला एम्पायर। और राजेंद्र ने भी और एक्सपांड किया अपना पूरा फुटप्रिंट, पूरा डेक्कन प्रोविंस, डेक्कन प्रदेश पूरा का उसने लिया, पूरा बंगाल लिया, उसका फुटप्रिंट ब्रह्मदेश तक चला गया, बर्मा तक। और फिर क्या हुआ कि जो शैलेंद्र डायनेस्टी थी इंडोनेशिया की, वो एक्चुअली चोलास के वासाल थे, राइट? लेकिन चाइना को वो ऐसा पोर्ट्रे करते थे चोला हमारा वासा है। They were misrepresenting the situation politically to the Chinese। तो ये बात मालूम पड़ी राजेंद्र चोला को, उसने बोला कि ऐसा थोड़ी चलता है। तो उन्होंने पूरा अपनी नेवी पर चढ़ाई कर दी इंडोनेशिया में और पूरा का पूरा इंडोनेशिया ले लिया उसने। So the entire Indonesia came directly under Indian control during the time of Rajendra Chola। Huge expansion, पूरा फिलीपींस तक लग गया उसका फुटप्रिंट, राइट? और फिर उसे बहुत सारे कल्चरल वर्क्स किए राजेंद्र चोला ने, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। उसके पिताजी ने भी, राजराज ने भी बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, राजेंद्र ने और टेम्पल्स बनाए। उसने एक वैदिक यूनिवर्सिटी स्थापित की जहां पर वेदों का स्टडी होता था। वेरी वेरी कल्चरली एक्टिव पर्सन। उसके बाद उसका पुत्र आया राजा राजधीराज चोला, उसने भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी स्टेबल एम्पायर चलाया कुछ 30-40 वर्ष तक। उसके बाद राजेंद्र सेकंड आया, फिर 3-4 और किंग्स आए और फिर धीरे धीरे ये एम्पायर अनफॉर्चुनेटली डिसिपेट हो गया बाय द एंड ऑफ द 11th century। तो if you look at the high tide of Chola Empire, it is around 2.5 centuries. But otherwise, it is that they ruled for almost 1200 years. The dynasty is almost 1500 years, but the empire, the imperial phase is about 2.5 centuries. ओके, तो सभी लोग सुन रहे थे ये 5 विशिष्ट जो साम्राज्य हैं, हमें उनके बारे में थोड़ा सा मुगल साम्राज्य से भी तुलना कर दें। अब अगर हम इन 5 साम्राज्य की बात करेंगे, they were culturally civilizational India, they strengthened India। उन्होंने इंडिया और इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाया, पॉलिटिकली कोहेसिव बनाया। उन्होंने बहुत सारे पब्लिक वर्क्स किए, हाईवेज, टेम्पल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कल्चर कितना उन्होंने एक्सपेंड किया, कल्चर को कितना सपोर्ट किया, साइंटिस्ट को, आर्टिस्ट को, लिटरेरी पीपल को, सबको सपोर्ट किया और इंडिया को कल्चरली एक सुपर पावर बनाया। इन सारे साम्राज्यों ने, सभी किस्म ने। अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो उन्होंने भी सारे काम किए। अगर आप गुप्त साम्राज्य की बात करें, उन्होंने भी किया। और कारकोट था, सभी के सब, एवरीबॉडी। कुशाणों में कितना कंट्रीब्यूट किया इंडिया को। इन सभी ने भारत को इंटरनली स्ट्रांग बनाया, कोहेसिव बनाया, कल्चरली सुपर पावर बनाया, कल्चर एक्सपांड किया भारत का आउटवर्ड्स। मुगलों ने सब उल्टा किया, सब कुछ उल्टा किया। मुगल बाहर से आए, अब कुशाण भी बाहर से आए थे, स्कीटन्स भी बाहर से आए थे, उन्होंने उनसे कुछ इंपोज किया हम पे, उन्होंने हमारा कल्चर लिया, उसको एक्सपांड किया। उन्हें हुन जो आए थे बाहर से, वो भी बहुत क्रूड है, लेकिन वो भी भारतीय बन गए। उन्होंने, अगर आप देखिए, ब्रह्मगुप्ता, हमारा वन ऑफ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ब्रह्मगुप्ता, उसका पेटेंट था मिहिर, उसका पेटेंट था व्याघ्रमुख, जो एक हुन था, शिवचाप डायनेस्टी का। So his patent was a Hun, but this Hun king supported the great mathematician, astronomer of India। तो जो भी लोग बाहर से आए थे, वो भारतीय ही बन जाते। See, culture is what matters, DNA doesn't matter, DNA is immaterial, culture matters, always remember। तो इन सारे लोगों ने, तो अगर बाहर थे, अंदर थे, सभी ने भारत को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाया, हमारा कल्चर और बढ़ाया और उसको एक्सपांड किया, बाहर भेजा, पूरी दुनिया को सिविलाइज किया। मुगल बाहर से आए, उन्होंने भारत को तोड़ा, भारत पे जेनोसाइड किया और हमारा कल्चर अपपुट करने की कोशिश की। एंड दे सक्सीड टू अ लार्ज एक्सटेंट। इतने सारे हजारों टेंपल्स डिस्ट्रॉय कर दिए। ये तुर्कों ने क्या किया, हमारे सारे यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर दिए। हमारे भारत में इतने सारे महान यूनिवर्सिटीज थे, आज एक भी है, सब रूइंस हैं, सारे के सारे लाइब्रेरीज जला दिए, महीनों तक जले लाइब्रेरीज। ये कौन सा, ये डिफरेंस है मुगल साम्राज्य, टको मुगल साम्राज्य और हमारे साथ ये 5 हमने बात की। और बठाए के बात करें तो ये डिफरेंस है, कंप्लीट डिफरेंस, ब्लैक एंड व्हाइट, नाइट एंड। जी हाँ, जी हाँ, जी। और पहले हम दर्शकों के पास मराठा साम्राज्य के बारे में भी आप कुछ कहना चाहते थे। जी, मराठा साम्राज्य बहुत सिग्निफिकेंट है। सबसे जो लेटेस्ट साम्राज्य, ग्रेट एम्पायर की अगर बात करें तो मराठा साम्राज्य ही है। उसकी स्थापना ऑब्वियसली ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ही केम फ्रॉम अ वेरी वीक बैकग्राउंड, उनको कुछ बैक नहीं था, कुछ नहीं था। हिज फादर वाज अ स्मॉल माइनर एडमिनिस्ट्रेटर, वो मुगलों के अंडर ही थे। तो वहां से उसका शुरू हुआ और शिवाजी महाराज धीरे धीरे अपना फुट एक्सपांड किया। थोड़ी देर उन्होंने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेटजी, थोड़े समय के लिए मुगलों से कोऑपरेट भी किया, थोड़े समय के लिए, और फिर उसने बगावत कर दी शिवाजी महाराज ने और अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित किया। अनफॉर्चुनेटली शिवाजी महाराज डाइड टू यंग इन 50s। 50s is too young, it was very unfortunate for India कि इतने जल्दी मरे। उसके बाद उनके जो
सक्सेसर पेशवास, उन्होंने जो शिवाजी महाराज ने किया, उन्होंने फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया कैसे हम एक किंगडम को एडमिनिस्टर करें, कैसे मिलिट्री को एडमिनिस्टर करें, बिकॉज दैट वाज टेकन फॉरवर्ड बाय पेशवास. दे बेनिफिटेड फ्रॉम ग्राउंड वर्क दैट ही लेड, एंड दे वर एबल टू बेनिफिट इन सच मैनर दे वर एबल टू कॉन्कर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया बैक. तो उनके जो डिसेंडेंट थे, उनके सक्सेसर थे पेशवास, उन्होंने पूरा मुगल एम्पायर डिस्ट्रॉय कर दिया और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा भारत फिर से अपने कंट्रोल ले लिया अप टू सदर्न अफगानिस्तान. अगर थोड़ा और समय मिलता तो अफगानिस्तान अंदर को क्लीन अप करते थे. सो दे एस्टैब्लिश्ड हिंद स्वराज अक्रॉस इंडिया बाय द मिड ऑफ द 18th century, 1750s 1760s तक पूरा का पूरा इतना बड़ा एम्पायर उन्हें कर दिया. अनफॉर्चुनेटली ग्रेट ग्रेट मराठास वर अगेन प्लेग्ड बाय इंटरनल डिसेंट, बाय पेटी राइवलरीज, और फिर उसका फायदा ब्रिटिश लोगों ने उठाया. और फिर 1908 या समवेयर अराउंड दैट देयर वाज एंग्लो मराठा वॉर्स, और फिर मुगल सॉरी मराठा साम्राज्य का ब्रेकअप हो गया. वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. अगर उन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी चलाई होती, कंटिन्यू की होती, तो आज भारत में बहुत अलग सिचुएशन होता. बट दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर विदाउट अ सिंगल डाउट ऑफ इंडिया, द मराठास. जी. ऑन दिस नोट वी कैन गो टू द क्वेश्चन आंसर. चल सकते हैं प्रश्नों की ओर, और मैं सभी से अनुरोध कर रहा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक